So hi, welcome to all of you to Beginner to Master platform for UPSC CSE by Unacademy. So please download Unacademy learning app for more awesome videos and lectures. यहाँ मिलेगा आपको डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, लाइव टेस्ट और अनलिमिटेड एक्सेस बहुत सारी ऑसम वीडियोस का। चलिए, Unacademy प्रोवाइड करता है इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर फॉर योर ड्रीम यूपीएससी, फॉर योर एम यूपीएससी। So this is all about me, myself Alok Kumar Pathak, having teaching experience of more than 4 years in current affair and GS. तो चलिए अब हम बात करते हैं यूपीएससी सीएसई सब्सक्रिप्शंस के बारे में। अगर आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन बाय करते हैं तो उसकी कॉस्ट आपको पड़ेगी 64,000 रुपीज़। कितनी? 64,000 रुपीज़ पड़ेगी आपको, ठीक है। बट अगर आप इस पर आलोक वाईटी कोड इस्तेमाल करेंगे, कौन सा? आलोक वाईटी कोड, तो इसकी कॉस्ट जो आपको पड़ेगी, बहुत जेन्युइन सी कॉस्ट पड़ेगी, वो है आपकी 57,600 रुपीज़, ठीक है, जिसे आप नो कॉस्ट ईएमआई पे ले सकते हैं 6, 12 और 24 महीने की, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आपको क्या प्रोवाइड होगा? पीटी, मेंस, टेस्ट सीरीज और अनलिमिटेड क्लासेस, ठीक है। चलिए, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की। तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लस सब्सक्रिप्शन से अलग क्यों है? इसका सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि यहाँ पे आपको एक मेंटॉर प्रोवाइड होता है। क्या प्रोवाइड होता है? मेंटॉर मिल जाता है, ठीक है। और वो मेंटॉर क्या करेगा? आपकी सारे एग्जाम की प्रिपरेशन को बहुत अच्छे तरीके से अपने एक्सपीरियंस के यूज से उसे बहुत बेहतरीन करेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़िया करेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि क्या होता है मेंटरशिप में, क्या प्रॉफिट रहेगा आपको। तो सबसे पहली चीज जो आपको मिलेगी दैट इज पर्सनल कोच। क्या मिलेगा? पर्सनल कोच मिलेगा। लाइक समझ लीजिए आप जिम गए और आपको जिम में कौन सिखा रहा है आपको बॉडी बनाना? दैट इज विद्युत जामवाल। तो आपकी बॉडी एकदम जबरदस्त बन जाएगी। आपको क्या मिलेगा? पर्सनल कोच मिलेगा, मोटिवेशन एंड गाइडेंस मिलेगी, स्टडी ट्रैकिंग होगी आपकी, डेली रिपोर्ट्स बनेगी आपकी, प्रोफाइल रिव्यू होगा, और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है, आगे आप देखें तो यहाँ पे मिलेंगे आपको स्टडी बूस्टर सेशंस, डेली मेंस आंसर राइटिंग। ये लाखों की चीज है, ठीक है, ये लाखों का है सोना, और मोना लूट लो सोना, ठीक है, क्योंकि डेली मेंस आंसर राइटिंग विद प्रैक्टिस विद इवैल्यूएशन, सो दैट इज अ ग्रेट थिंग। नेक्स्ट टारगेटेड करंट अफेयर होगा, डेली क्विजेज होंगे, और साथ में हाई इंटेंसिटी वर्कशॉप्स होंगे आपके, ठीक है। चलिए, अब हम देखते हैं स्टडी बूस्टर सेशंस में आपको क्या क्या प्रोवाइड होगा, ठीक है। तो स्टडी बूस्टर सेशन में आप देख सकते हैं कि आपको क्या क्या मिलेगा, ये देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। आप अपने एग्जाम को समझ पाएंगे, आप अपने ऑप्शनल के फियर को दूर कर पाएंगे, आप जीएस में ज्यादा मार्क्स कैसे लेके आए, आप करंट अफेयर कैसे कवर करें, ये सारी चीजें आपको यहाँ पता चलेंगी। सेम हाई इंटेंसिटी वर्कशॉप में आपकी आंसर राइटिंग इंप्रूव करना, आप ऐसे कैसे अच्छा लिखें, आप डैफ कैसे भरेंगे, आपका इंटरव्यू के लिए आपको कैसे तैयार करना है, तो ये सब चीजें भी आपको यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। तो पीटी मेंस इंटरव्यू तक का सारा जिम्मेदारी अनअकैडमी ले रहा है एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे देखिए प्लस की फैसिलिटीज जो है यहाँ पे खत्म हो जाएंगी, जैसे लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस और स्ट्रक्चर शेड्यूल। बट आइकॉनिक की उससे आगे निकलेगी। आइकॉनिक में क्या मिलेगा आपको? पर्सनल कोच, डेली मेंस आंसर राइटिंग, स्टडी प्लानर और पर्सनलाइज्ड फीडबैक। ये सारी चीजें आपको किसमें मिलेंगी? आइकॉनिक में। तो अब बात करते हैं कि आइकॉनिक पड़ेगा कितने का। आम बात है यार, आपको एक पर्सनल फैकल्टी मिलेगी तो इतना तो जेन्युइन रेट होना ही चाहिए कि 99,000 रुपए मिनिमम लगे ही लगे, ठीक है। अरे 2 साल के, कितने साल के? 2 साल का है, ठीक है। बट अगर आप इस पे कोड इस्तेमाल करते हैं आलोक वाईटी, जो कि मेरा कोड है, तो ये पड़ेगा आपको मात्र 89,100 रुपीज का, जिसे आप नो कॉस्ट ईएमआई 12 और 24 महीने की ईएमआई पे बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक पर्सनल मेंटोर अलॉट होगा अनअकैडमी की तरफ से, और वो आपको पूरी तरीके से गाइड करेगा डेली बेसिस पे। तो दैट विल बी ऑसम फॉर यू, ठीक है, गजब होगा वो। सेम उसी तरीके से 12 महीने का सब्सक्रिप्शन कितने का पड़ेगा? 12 महीने का सब्सक्रिप्शन पड़ेगा 64,000 रुपीज का। बट आलोक वाईटी कोड इस्तेमाल करने के बाद पड़ेगा 57,600 रुपीज का। ये 12 महीने का सब्सक्रिप्शन है। सेम आप नो कॉस्ट ईएमआई 12 और 24 महीने पे इसे ले सकते हैं। चलो, लेट्स क्रैक इट। तो हम जो कर रहे हैं 9th और 10th का जो हमारी तारीख है, देखिए इसमें 8 तारीख के जो है पॉइंट्स वो हैं, 8 और 9, 10 के पॉइंट्स है, सारे के सारे एमसीक्यू हैं, क्योंकि हमारी जो 8 और 9 की वीडियो थी वो नहीं आ पाई थी किसी वजह से।
तो इसको क्लब करके ही हमने बनाया। वैसे भी हम 2 दिन का क्लब करके ही बना रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स खिंचाएं, क्योंकि एक दिन में इतनी न्यूज़ नहीं होती कि आप इतने ज़्यादा क्वेश्चन निकाल पाए। तो जिस तरीके से हम अपने स्टार्ट करते हैं क्लास का एक कोड के साथ और उसका यूज़ समझते हैं हम लोग कि किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, तो उसे हम लोग देखते हैं कि मोहम्मद यूनुस नोबेल प्राइज विनर है, ठीक है। तो इनको हम देखते हैं कि इनका एक कोड था, उसे हम समझते हैं कि यह इन्होंने क्या कहा। वी मस्ट एड्रेस द रूट कॉज ऑफ टेररिज्म, हमें टेररिज्म का रूट कॉज समझना होगा टू एंड इट फॉर ऑल टाइम, ठीक है। तो इसके लिए क्या कहा, आई बिलीव पुटिंग रिसोर्सेज इनटू इंप्रूविंग द लाइव्स ऑफ पुअर पीपल इज बेटर स्ट्रैटेजी देन स्पेंडिंग ऑन गन्स, ठीक है। तो इनका कहना यह था कि जो आप टेररिस्ट को मारने के लिए गन्स वंस और बाकी सब चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, इससे बेटर है आप पब्लिक की लाइफ पे पैसा लगाएं, पब्लिक के ऊपर रिसोर्सेज पे खर्च करें, तो ये टेररिज्म अपने आप ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात इन्होंने कही, ठीक है, जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जीएस पेपर 3 में आपका इस्तेमाल आ जाएगा, ठीक है। जीएस पेपर 4 में भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, एसए में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये काफ़ी जगह यहाँ पे आपका चला जाएगा बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। चलिए, तो कोड्स का इस्तेमाल करना है, मेन उन्हें केवल रखना नहीं है। चलिए, तो जैसे हम कर रहे हैं अपना करंट अफेयर, क्या करते हैं हम लोग, डेली करंट अफेयर करते हैं अपना हम लोग किस फॉर्मेट में, एमसीक्यू के फॉर्मेट में। तो इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उन्हें हम खींच लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले चलिए फर्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने है। चलिए, सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और इसमें कह रहा है ये, तो कवि की कल्पना समझी जाए और देखते हैं कवि का क्या कहना है। यहाँ पे क्या भावार्थ हैं कवि के, ये समझते हैं हम लोग। चलिए, चलो गदाधारी भीम, देखा जाए कि कवि यहाँ पे क्या कहना चाहता है। तो पहला पॉइंट कह रहा है एसेट ऑफ बैंकिंग सिस्टम, जो एसेट्स हैं बैंकिंग सिस्टम के, वो कंप्राइज करते हैं लोन्स गिवन एंड इन्वेस्टमेंट मेड बाय द बैंक, ठीक है। तो एकदम सही स्टेटमेंट है ये, बढ़िया है। अब बोल रहा है स्ट्रेस्ड एसेट्स जो होते हैं बैंक के, वो क्या होते हैं, जो एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट, उसमें से रीस्ट्रक्चर्ड माइनस कर दो और रिटर्न ऑफ माइनस दो। नहीं यार, ये सबको प्लस किया जाता है, तो इट इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट, एकदम रॉन्ग स्टेटमेंट। तो ये गया नहीं, सॉरी, तो 1 और 1 3 बचे हमारे पास, ये गया और ये गया। थर्ड स्टेटमेंट देखनी पड़ेगी, मतलब कोई चारा नहीं है। रिटर्न ऑफ एसेट मीन्स दोज द बैंक और लेंडर डज नॉट काउंट मनी बोरोवर ओन इट, ठीक है, एकदम सही बात है। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर, 1 और 3 आपके एकदम सही स्टेटमेंट है, ठीक है। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो रिसेंटली आरबीआई ने एक एक्सपर्ट कमेटी सेटअप की है केवी कामत के अंडर, जो बताएगी फाइनेंशियल पैरामीटर फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ कोविड-19 रिलेटेड स्ट्रेस्ड एसेट्स। तो अगर स्ट्रेस्ड एसेट्स जो हैं कोविड-19 के समय जो आए हैं, तो उनसे रिलेटेड ऊपर अपने बारे में सारी बात करेगी ये कमेटी, केवी कामत कमेटी, ठीक है। चलिए, तो एसेट्स क्या होते हैं बैंक के पास, ठीक है, जो भी लोन दिए, इन्वेस्टमेंट किए, वो सारे क्या होंगे, उनके एसेट होंगे, ठीक है। तो लायबिलिटी क्या होगी, कोई जरा कमेंट सेक्शन में बताए मुझे कि बैंक की लायबिलिटी क्या होती है। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं क्वालिटी ऑफ एसेट, जो डिपेंड करता है कि देखिए उसे लोन जो है बोरोवर से मिलने के चांसेस कितने ज्यादा है, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल के साथ। तो स्ट्रेस्ड एसेट क्या होता है, एनपीए प्लस रीस्ट्रक्चर्ड और रिटर्न ऑफ एसेट, इन तीनों को मिला दिया जाए तो क्या बन जाता है, स्ट्रेस्ड एसेट बन जाता है। तो एनपीए का मतलब क्या होता है, एनपीए वो होता है जहां पे ना तो प्रिंसिपल आया हो ना तो आपका इंटरेस्ट आया हो, कब, 90 दिन के अंदर, ठीक है। लोन लिया और 90 दिन तक दोनों चीजें नहीं आई तो उसे क्या कहेंगे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो हमारा लगातार बढ़ता जा रहा है। तो जो बैड एसेट है वो और ज्यादा तरीके से क्लासिफाइड है, जैसे सब स्टैंडर्ड एसेट, डाउटफुल एसेट एंड लॉस एसेट, डिपेंडिंग अपॉन कितने लंबे समय तक वो एनपीए रह रहे हैं। तो जितना टाइम बढ़ता जाएगा उनकी चीजें ये बढ़ती जाती हैं, ठीक है। अब रीस्ट्रक्चर्ड लोन क्या होता है, रीस्ट्रक्चर्ड लोन में कुछ नहीं किया जाता, इंटरेस्ट रेट और टाइम पीरियड को क्या कर दिया जाता है, कम ज्यादा कर दिया जाता है, उसे कहा जाता है रीस्ट्रक्चरिंग। लोन को क्या कर दिया गया, रीस्ट्रक्चरिंग कर दिया गया, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट रिटर्न ऑफ एसेट क्या होता है, जिसमें बैंक क्या करता है, अगले साल के लिए उसे राइट ऑफ कर देता है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड रिटर्न ऑफ दोज द बैंक लेंडर डज नॉट काउंट द मनी बोरोवर ओन्स टू इट,
ठीक है, कि हाँ भाई आज 10 लाख रुपए लिए थे आपने, चलो कोई बात नहीं, इसे हम अगले साल 10 लाख के लिए कर दे रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसे कर दिया जाता है, रिटर्न ऑफ करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है, जो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स कौन रिलीज करता है? चलिए चलिए कौन करता है? नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। ठीक है, तो ये लॉन्च करती है क्या? बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स, कि बिजनेसेस के अंदर कितना कॉन्फिडेंस है कि बढ़िया इकोनॉमी ग्रो करेगी, और 600 इंडियन कंपनी से पूछा जाता है। ठीक है, चलिए, और ये बहुत ज़्यादा कम हो गया है इस बार। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे पे, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए, तो स्टैटिक पोर्शन है, स्टैटिक पोर्शन भी साथ साथ में चल रहा है हमारा। ठीक है, तो करंट अफेयर का पुराना पोर्शन और साथ में स्टैटिक, तो ये स्टैटिक हो गया आपका एक तरीके से। चलिए देखते हैं, तो कह रहा है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च इज इन दिल्ली बेस्ड थिंक टैंक, एकदम सही है, और ये ओनली गवर्नमेंट सेक्टर को देखती है, गलत है, प्राइवेट सेक्टर हमने पीछे देख लिया, तो हमसे पूछा है इनकरेक्ट। ठीक है, अभी देखते हैं। और 1991 काउंसिल इज ट्रैकिंग द बिजनेस कॉन्फिडेंस इन द कंट्री ऑन क्वार्टरली बेसिस। ठीक है, क्वार्टरली पे ही देखती है, सो ए विल बी द करेक्ट आंसर बिकॉज इट इज इनकरेक्ट। सो ए इज द करेक्ट आंसर। तो नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड रिसर्च कहाँ पे है? दिल्ली में है। टाटा फाउंडेशन भी इसकी प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है, इसके साथ जुड़ी हुई, बोथ गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों को देखती है, और क्वार्टरली बेसिस पे देखती है। ठीक है, 4 रीजन है, इन 4 रीजन में देखती है। चलो नेक्स्ट है लोया जिरगा। लोया जिरगा क्या है? लोया जिरगा आपको ये बताना है। चलिए चलिए, चलिए, तो आपको बताना है इसमें करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा दिक्कत हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, उसे हम थोड़ा सा सही कर लेते हैं। आप इसमें करेक्ट नहीं, आप इसमें इनकरेक्ट बताना है। क्या बताना है? इनकरेक्ट, आपको इनकरेक्ट बताना है। चलिए, तो देखते हैं इनकरेक्ट क्या होगा इसका। तो इनकरेक्ट हो जाएगा इसका ए एंड डी हो जाएगा, 1 एंड 3 बोथ, ये भी इनकरेक्ट है और ये भी इनकरेक्ट है। चलिए देखते हैं, तो लोया जिगरा ग्रैंड काउंसिल, ये डी है। ठीक है, ग्रैंड काउंसिल है, इज अ मास नेशनल गैदरिंग, सभी की होती है कहाँ पे? अफगानिस्तान। तो नेशनल क्राइसिस, सेटल नेशनल इश्यूज के लिए होती है। ठीक है, तो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, वॉर डिक्लेयर करने के लिए, बाकी सब चीजों के लिए बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन कराई जाती है। इट इज नॉट लीगली बाइंडिंग। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है? जो अफगान पार्लियामेंट है उसे पास करना होता है, तो इट इज ऑल्सो अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इट इज इनकरेक्ट, यू हैव टू फाइंड द इनकरेक्ट वन इन दिस। चलिए, एंड नेक्स्ट है कि, चलिए बस इतना ध्यान रखना है और कुछ नहीं। रिसेंटली अभी न्यूज में है, क्योंकि ये लोग अभी डिसाइड कर रहे हैं जो तालिबान के जो बंदे इन्होंने पकड़ रखे उन्हें छोड़ना है कि नहीं। सो डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, नेक्स्ट है फूड सिस्टम विजन प्राइस से रिलेटेड क्वेश्चन।
चलिए देखते हैं। तो आपको बताना है रॉन्ग स्टेटमेंट। पहला कह रहा है फूड सिस्टम विजन प्राइज एक इनिशिएटिव है फॉर ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस द ग्लोब टू डेवलप विजन ऑफ रीजनरेटिव फूड सिस्टम। ठीक है, बढ़िया स्टेटमेंट है। और इसमें कोई कैश इंसेंटिव नहीं होता, नहीं इसमें कैश दिया जाता है। तो ये वाली सही गलत स्टेटमेंट है। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर बिकॉज इसे प्रेजेंट कौन करता है? रॉकफेलर फाउंडेशन जो है यूएस, वही इसे प्रेजेंट करता है। चलो, तो सी इज द करेक्ट आंसर। तो फूड सिस्टम विजन प्राइज इनिशिएटिव जो है ऑर्गेनाइजेशन है, क्या कर रही है? एस्पायर कर रही है टू क्रिएट बाय 2050। ये बात ध्यान रखिएगा, फूड सिस्टम को 2050 तक। और इसके लिए प्राइज है ये वाला, ठीक है, रॉकफेलर फाउंडेशन यूएसए। और नांदी एक हैदराबाद बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है उसे सिलेक्ट किया गया है, किस लिए? टॉप 10 विजनरीज जो है, ठीक है, उसमें किया गया है वर्ल्ड फॉर फूड विजन 2050 प्राइज के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया? अराकू वैली आंध्र प्रदेश में बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है, किसके लिए? फूड सिस्टम को डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट, एक्सरसाइज कवकास 2020 इज, क्या है एक्सरसाइज कवकास? तो मल्टीलैटरल स्ट्रैटेजिक कमांड पोस्ट एक्सरसाइज है जो होगी आपकी कहां पे? रशिया में। ठीक है, और इंडिया इसमें पार्ट नहीं लेगा। ठीक है, तो नहीं इंडिया इसमें पार्ट लेगा। सो करेक्ट आंसर विल बी ए। क्या होगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो कवकास 2020 जिसे काकाकस माउंटेन्स की वजह से ऐसा कहा जाता है क्योंकि वहां पे होती है। ठीक है, कहाँ होगी? रशिया में होगी। 18 कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, एससीओ के मेंबर सारे इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो इंडिया भी इसमें पार्ट करेगा क्योंकि इंडिया भी एससीओ का मेंबर है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, और यूपीएससी ने इसे पहले पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए, शंघाई कोऑपरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? चलिए नेक्स्ट आपको बताना है फाइंड करेक्ट ऑप्शन, किसान रेल से रिलेटेड है। चलिए, चलिए, सो आपको बताना है इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट। तो किसान रेलवे और फर्स्ट किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन पंजाब, तो पंजाब में नहीं है। ये ट्रांसपोर्ट करेगी महाराष्ट्र के देवालाली से बिहार के दानापुर, तो आम बात है। तो यहाँ से क्या मतलब है? तो सेकंड इज करेक्ट। फ्रूट और वेजिटेबल को कलेक्ट करेगी बट नॉट मेक स्टॉपेज एट सेवरल स्टेशंस, तो ये वो भी करेगी, क्या करेगी? सेवरल स्टेशंस पे स्टॉपेज बनाएगी अपने। ठीक है, तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर अगर देखा जाए तो 2 ओनली विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें दिक्कत है, तो यहां से हम लोग इसे 3 को हटाएंगे। ठीक है, 3 को हटाएंगे क्योंकि थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत हमें देखने को मिल रही है। कोई बात नहीं, बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि 2 केवल सही है और ये यहाँ पे पूरी तरीके से गलत है। ठीक है, चलिए, तो अगर इसमें इनकरेक्ट पूछता तो 1 और 3 हमारा सही होता, बट यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो गई है। चलिए, कोई बात नहीं। तो किसान रेल जो है, तो क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर? बी ही है, बट हमने 3 हटा दिया। किसान रेल फर्स्ट किसान स्पेशल ट्रेन है, इनॉग्रेट की गई है रिसेंटली फ्रॉम महाराष्ट्र देवलाली टू बिहार दानापुर रेलवे स्टेशन, कैरी फ्रूट वेजिटेबल एंड मेक स्टॉपेजेस एट सेवरल स्टेशन एंड पिकअप एंड डिलीवरी दम। ठीक है, और क्या करेगी? ब्रिंग पेरिसेबल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लाइक वेजिटेबल, और इन सबको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएगी। तो बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है। चलिए नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल से रिलेटेड है।
चलिए सो देखते हैं। द मेंबर इलेक्टेड फॉर 3 ईयर फॉर मैक्सिमम 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर, एकदम सही है। और यूएस ने विड्रॉ कर लिया था 2018 में, एकदम सही है। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर बोथ। तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट जो राइट काउंसिल है इसमें 47 मेंबर है, ठीक है। 3 ईयर टर्म के लिए होते हैं, ठीक है। और क्या नाम है, 3 ईयर के लिए, मैक्सिमम 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स के लिए। और इसमें यूएस ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया था 2018 में, ठीक है। और अभी क्या किया है कि क्यूबा को सपोर्ट करने के लिए मना किया गया है, यूएस सेक्रेटरी कर रहे हैं कि इसे ज्वाइन ना कराया जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है क्वेश्चन। So debt instrument is a tool an entity can utilize to raise capital. RBI recently permitted bank to invest in debt instrument through mutual fund or exchange traded fund without allocating additional charges. चलिए, it is documented non-binding obligation. नहीं, बाइंडिंग होता है ये, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट आर बाइंडिंग। सो 1 and 3 डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो देखते हैं, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट इज अ टूल एंटिटी कैन यूटिलाइज टू रेज कैपिटल। इट इज डॉक्यूमेंटेड बाइंडिंग ऑब्लिगेशन दैट प्रोवाइड फंड टू द एंटिटी एंड रिटर्न ऑफ द प्रॉमिस फ्रॉम द एंटिटी टू रीपे द लेंडर और इन्वेस्टर इन अकॉर्डेंस विद द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो एकदम सही बात है। एंड रिसेंटली आरबीआई रिसेंटली परमिटेड बैंक टू इन्वेस्ट इन डेब्ट इंस्ट्रूमेंट थ्रू म्यूचुअल फंड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड विदाउट अलॉटिंग additional charges, without allotting additional charges. So 1 and 3 will be the correct statement. चलिए next, insolvency and bankruptcy code से related है। और आपको क्या बताना है इसमें, आपको बताना है इसमें wrong। चलिए, सो पहला कह रहा है IBBI इज अ की इंस्टीट्यूशन टू इम्प्लीमेंट, ये ठीक है। प्रोवाइड मार्केट लिंक्ड एंड टाइम बाउंड रेजोल्यूशन फॉर स्ट्रेस्ड एसेट, एकदम सही है। नेक्स्ट है, इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन सक्सीडेड देन कंपनी, जब सॉल्व ही हो गया तो क्यों जाएगी लिक्विडेशन, सेकंड इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं, अ लिक्विडेटर कैन क्लेम फी ओनली ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, ठीक है। तो ये पहले था, अब इसे चेंज कर दिया गया है। अब जो था इसे चेंज कर दिया गया है, तो ये भी क्या है, इनकरेक्ट है। तो 2 and 3, ठीक है। सो इनकरेक्ट बताना है तो 2 and 3 यानी बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, सो यही देखिए, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया जो है उसने नोटिफाइड किया इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 3rd अमेंडमेंट 2020 रेगुलेशन, ठीक है। किस लिए होता है, टाइम बाउंड रेगुलेशन होता है स्ट्रेट एसेट्स को खत्म करने के लिए, ठीक है। और अगर रेजोल्यूशन पास हो जाता है, डज नॉट सक्सीड, तब लिक्विडेशन किया जाता है। और यहाँ पे कमिटी ऑफ क्रेडिटर जो होती है वो एक लिक्विडेटर अपॉइंट करती है, जो अपनी फिक्स फीस जो होता है वो खुद फिक्स करता है। बट अभी न्यू रेगुलेशन में ये क्या है कि जो कमिटी है वो फिक्स करेगी इसकी फीस, ठीक है। तो ये नया चीज आया है सामने, ठीक है, ये न्यू थिंग आई है। तो वो इसीलिए स्टेटमेंट गलत हो गई, वो पहले सही थी बट अब वो गलत है। चलिए नेक्स्ट, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। चलिए, तो अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग गाइडलाइन, बैंक हैव टू सेट असाइड स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ बैंक लैंडिंग टू सेक्टर, ठीक है। चलिए, फिर उसके बाद शेड्यूल कमर्शियल एंड फॉरेन बैंक 40% ऑफ एडजस्टेड नेट, ठीक है। आरबीआई है असाइंड पीएसएल स्टेटस टू इंडिया सेटअप सेक्टर, ठीक है। तीनों स्टेटमेंट सही है, स्टार्टअप सेक्टर को भी दे दिया गया है, ठीक है। चलिए, तो कौन कौन से हैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग अभी इंडिया में, एग्रीकल्चर, एमएसएमई, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और रिन्यूएबल एनर्जी। और जो स्टार्टअप है वो एमएसएमई के अंडर ही डाला गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो 40% रखना होता है कितना, एडजस्टेड नेट क्रेडिट को,
ठीक है, बैंक क्रेडिट जो होता है 40% इन्हीं सेक्टर को देना होता है। तो इसे अभी एमएसएमई में रखा गया है, 3 साल का प्रॉफिटेबिलिटी दिखानी पड़ेगी, और थोड़ा इंक्रीज किया, सोलर पावर को भी ऐड किया गया, बायोगैस प्लांट्स को भी ऐड किया गया है, बट वो रिन्यूएबल में ही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अभिंद्रनाथ टैगोर जी से रिलेटेड है। तो ये हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर दोनों यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि ये दोनों से रिलेटेड है। चलिए, कहता है पहला क्वेश्चन कि अभिंद्रनाथ टैगोर वॉज इंडियन पेंटर हु ट्रांसफॉर्म द पोस्ट रेनेसां एकेडमिक रियलिज्म। एकदम सही बात। ही फाउंडेड इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट एंड ऑल्सो फाउंडेड बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट। एकदम सही बात है। ही प्रोमोटेड अ स्टाइल बेस्ड ऑन मॉडर्न इंटरप्रिटेशन ऑफ ब्रिटिश आर्ट। नहीं, मुगल और राजपूत आर्ट पे था, ये एकदम गलत है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए। अभिंद्रनाथ टैगोर इंडियन पेंटर थे, फॉर्म किया था पोस्ट रेनेसां एकेडमिक रियाम को। इंडियन सोसाइटी ओरिएंटल आर्ट और बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट इन्होंने बनाया। ठीक है, जो बेस था राजपूत और मुगल आर्ट के ऊपर, काउंटर किया इंग्लिश इन्फ्लुएंस को। ठीक है, और अभी क्या हुआ रिसेंटली न्यूज में, क्या ये एक पॉइंट है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने डिसाइड किया ऑर्गेनाइज करने के लिए वर्चुअल टूर। द नाम है द ग्रेट मैस्ट्रो अभिंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, उनकी 150th बर्थ एनिवर्सरी पे। तो 150th बर्थ एनिवर्सरी पिछले साल महात्मा गांधी जी की थी, तो उसके ऊपर क्वेश्चन आया था। इस बार 150th बर्थ एनिवर्सरी अभिंद्रनाथ टैगोर जी के ऊपर है, तो 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा इनके ऊपर से। ठीक है, ऐसा पूरी तरीके से प्रोबेबिलिटी है। ये अभिंद्रनाथ टैगोर जी। ठीक है, तो ही नोन फॉर हिज फेमस पेंटिंग भारत माता। ध्यान रखिएगा, भारत माता पेंटिंग इन्हीं की थी। ठीक है, चलिए। यही है पूरी की पूरी न्यूज़ जो थी हमने कर ली। ठीक है, नेफ्यू थे रविंद्रनाथ टैगोर के, स्वदेशी वैल्यूज को इन्होंने इनकॉर्पोरेट किया। इंडियन सोसाइटी ओरिएंटल आर्ट, बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट, मुगल और राजपूत पेंटिंग, हिंदू फिलॉसफी। ठीक है, चाइनीज और जापानीज कैलीग्राफी को भी इंक्लूड किया। पैन एशियाटिक ट्रेडिशन को इन्होंने ज़्यादा वैल्यू दी, और ये फेमस पेंटिंग्स हैं, आपको ध्यान रखनी है पूरी तरीके से। भारत माता, द पासिंग ऑफ शाहजहां, माय मदर, फेरीलैंड इलिस्ट्रेशन और जर्नी एंड, ये सारी इनको। और लिटरेचर की बात करते हैं तो कुछ हैं, बुधो अंगला, खेरूर पुतुल, रजनिकी, बेस्ट जो है एग्जाम्पल किसके, बंगाली चिल्ड्रन लिटरेचर के। और विलियम रोथेनसीन ने रविंद्रनाथ टैगोर को हेल्प किया था टू पब्लिश हिज वर्क गीतांजलि इन इंग्लिश। तो गीतांजलि को इंग्लिश में लिखने के लिए भी इन्होंने किया था, गीतांजलि भी। ठीक है, और अरेबियन नाइट्स जो है सीरीज जो है, इनका वन ऑफ द नोटेबल वर्क है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट, पता ही हमें 75th एनिवर्सरी बनाई जा रही है किसकी, एटॉमिक अटैक की। अटैक तो कैप्टन अटैक, ज़ैटैक। चलो आ जाओ देखते हैं, इनकरेक्ट निकालना है। तो एटॉमिक बॉम्ब जो था हिरोशिमा पे गिरा, उसका नाम था लिटिल बॉय, छोटा बेबी। और एटॉमिक बॉम्ब जो नागासाकी पे गिरा, उसका नाम था फैट मैन, मोटा आदमी। और मैनहट्टन प्रोजेक्ट जो है वो चाइना से रिलेटेड, इसके हम बारे में पहले ही कर चुके हैं मैनहट्टन प्रोजेक्ट का, तो कोई मतलब नहीं बनता, हमें सब कुछ किया ही हुआ है। तो करेक्ट आंसर विल बी व्हाट, टी, बी। ठीक है, 3 गलत है। तो 75th एनिवर्सरी बनाई गई है हिरोशिमा एटॉमिक बॉम्ब की जो हुई है। ठीक है, तो 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। ठीक है, जिसके कारण ब्लैक रेन हुआ, इसके ऊपर भी हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कौन प्रेसिडेंट थे, हैरी ट्रूमैन। तो नाम ध्यान रखना, हैरी ट्रूमैन थे। मैनहट्टन प्रोजेक्ट इसी से रिलेटेड था। ठीक है, कोड नेम था जिससे इस बॉम्ब की डेवलपमेंट की पूरी चीज हुई। ठीक है, और लिटिल बॉय, फैट मैन भी इससे रिलेटेड है। 2 साइंटिस्ट का नाम ध्यान रखना है आपको, ओपेनहाइमर और हेजनबर्ग। ठीक है, तो ओपेनहाइमर को ही सारा क्रेडिट मिला, हेजनबर्ग को ऐसे क्रेडिट नहीं मिला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। कैग। चलो, तो कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है इंडिपेंडेंट ऑफिस ऑफ कैग इन चैप्टर 5 अंडर पार्ट 5। ठीक है, तो ये बात कह रहा है। तो भैया पार्ट 5 के चैप्टर 5 में, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो, फिर उसके बाद ये कह रहा है ये गार्डियन होता है पब्लिक पर्स का। ठीक है,
कंट्रोल करता है एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम, और अपॉइंटेड बाय होता है पार्लियामेंट। नो, सो 1 and 2 प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो अभी जीसी मुर्मू को क्या किया गया है, नया कैग अपॉइंट किया गया। तो देखते हैं कैग के बारे में। इंडिपेंडेंट ऑफिस है, चैप्टर 5 पार्ट 5 में आर्टिकल 148 से 151 तक प्रोविजन दिए हुए हैं। ऑडिट करता है अकाउंट पूरे हर डिपार्टमेंट के। गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स है फाइनेंशियल सिस्टम का, बोथ सेंटर एंड स्टेट लेवल पे। और ये क्या है, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखता है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं कैग को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। और जो ऑफिस पीरियड होता है वो 6 ईयर के लिए होता है, अप टू 65 ईयर। तो जो भी पहले हो जाएगा उससे पहले ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो सभी एक्सपेंडिचर को देखता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या फिर यूटी से हो या फिर कंटीजेंसी फंड से हो, पब्लिक अकाउंट हो, ठीक है। सभी स्टेट का कंटीजेंसी और पब्लिक अकाउंट भी देखता है। फिर उसके बाद डिपार्टमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के भी सारे के सारे, और सारे रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर ऑल बॉडीज से, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं नेट प्रोसीड जो होते हैं, जिसपे इसने फाइनल कह दिया कि नेट प्रोसीड क्या है, ठीक है। टैक्स पूरा और टैक्स कलेक्शन में जितना पैसा खर्च हुआ उसे कहेंगे नेट प्रोसीड। तो इसका जो से होता है, जो ये कहता है वो फाइनल होता है, ठीक है। अपनी ऑडिट रिपोर्ट प्रेसिडेंट और गवर्नर को सबमिट करता है, 3 रिपोर्ट सबमिट करता है, ठीक है, प्रेसिडेंट को। ऑडिट रिपोर्ट ऑन एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंस अकाउंट एंड ऑडिट रिपोर्ट ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों चीजें ध्यान रखिएगा। सो अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो है, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दिया हुआ है, केवल प्रेसिडेंट निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। और वो भी जो प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। तो डज नॉट होल्ड ऑफिस टिल द प्रेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, भले वो उन्होंने अपॉइंट क्यों ना करें, ठीक है। फर्दर अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता कहीं पे भी। सैलरी और बाकी चीजें कभी भी इसकी चेंज नहीं होंगी एक बार अपॉइंटमेंट होने के लिए। और सैलरी जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बराबर होती है, ठीक है। और सारा खर्चा चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के होता है। मतलब वोट हो सकता है, मतलब वोट नहीं होगा बट डिस्कस किया जा सकता है, ठीक है। तो चार्ज एक्सपेंडिचर को क्या किया जाता है, डिस्कस किया जाता है, और नहीं किया जाता है क्या आपका, क्या नहीं किया जाता है उसे, एक मिनट रुकिए, वोट नहीं होता उसके ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। चलिए, तो कह रहा है इट वाज इनिशिएटेड इन 2007 एज एन अम्ब्रेला स्कीम, ठीक है, एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर के लिए। स्टेट को इंक्रीज करती है पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर। मेन ऑब्जेक्टिव है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का, डेवलप फार्मिंग एज अ मेन सोर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। सोचने की जरूरत है, तीनों स्टेटमेंट एकदम सही है, ठीक है। 2007 में लॉन्च की गई थी। इंक्रीज पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर में, ठीक है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ठीक है। चलिए, और इसे बाद में चेंज किया गया राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रिम्यूनरेटिव अप्रोच फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर। तो RKVB रफ्तार नाम से इसे जाना गया, ठीक है। चलिए, तो मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि फार्मर्स की जो इनकम है उसे हमें इंक्रीज करना है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट सुनामी रेडी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करिए। तो कह रहा है पहला, इज अ कम्युनिटी परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोग्राम सुनामी रेडी, एकदम सही है। दूसरा, इनिशिएटेड बाय IMD, इनिशिएटेड बाय IMD गलत है, ठीक है। और दूसरा बात है वेंकटरापुरा इन गंजम एंड नौलसिकिया इन जतासीपुर, ठीक है, जो भी है जगदीशपुर, हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज सुनामी रेडी कम्युनिटी। तो एकदम सही है, A and 3 विल बी द, मतलब फर्स्ट एंड 3 विल बी द करेक्ट आंसर, D विल बी द करेक्ट आंसर। तो उड़ीसा के 2 अभी ये एरिया हैं जिन्हें क्या किया गया, सुनामी रेडी कम्युनिटी घोषित किया गया है। किसने, इंटर गवर्नमेंटल ओशियोनोग्राफिक कमीशन ऑफ यूनेस्को ने, ठीक है। तो ये कम्युनिटी खुद के हिसाब से खुद से ही इतनी अच्छे से प्रिपेयर हो चुकी है कि ये सुनामी से अपने आप को बचा लेती हैं, ठीक है। चलिए, तो अब बात करते हैं इंटर गवर्नमेंटल ओशियोनोग्राफिक कमीशन की, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है आपके सामने। अब ये स्टैटिक हो गया, ठीक है, वो करंट हो गया, ये स्टैटिक हो गया। तो स्टैटिक और करंट दोनों साथ चलते रहते हैं, जिसको हम करते रहते हैं। तो 1960 में बना था ये, अच्छा। और ओनली कॉम्पिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है मरीन साइंस से रिलेटेड UN सिस्टम में। लॉ ऑफ सी से इसे रिकॉग्नाइज किया गया है, मरीन रिसर्च और बाकी सब में।
तो आपको बताना है इनकरेक्ट, तो नन, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। चलिए, सो बी वही है, पूरे के पूरे बी विल बी द करेक्ट आंसर। सारी की सारी चीजें हमने कर ली, ठीक है, तो कुछ इसमें ऐसा नया है ही नहीं, सारी स्टेटमेंट जो थी वो हमने वहीं पे कर ली। नेक्स्ट, हैंडलूम डे। चलिए, तो जस्ट हैंडलूम डे निकला है हमारा, तो हैंडलूम डे से रिलेटेड क्वेश्चन। तो फर्स्ट हैंडलूम डे 2015 में बना था और ये क्विट इंडिया मूवमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए किया जाता है। तो पहली बात तो ये कि ये 7 अगस्त को कब हो गया था क्विट इंडिया मूवमेंट, तो ये तो अपने आप ही गलत है। काम बात है, पहले की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो ये विल बी द करेक्ट आंसर। तो 6th एडिशन हुआ है नेशनल हैंडलूम डे का, 7 अगस्त को बनाया गया। फर्स्ट 2015 में बनाया गया था। स्वदेशी मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था 1905 में, कहां पे? कलकत्ता टाउन हॉल, बंगाल, वहां से रिलेटेड है ये, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट, पेंगोलिन से रिलेटेड क्वेश्चन है। पेंगोलिन, पेंगोलिन, पेंगोलिन पहले भी कर चुके हैं पेंगोलिन के ऊपर हम लोग, तो वापिस देखते हैं पेंगोलिन से रिलेटेड। सो ये ओनली स्कैली मैमल है ऑन द प्लैनेट, ओके। साइट्स ने इसको मोस्ट इलीगली ट्रेडेबल वर्टिब्रेट का है, ओके। और चाइनीज जो है वो एंडेंजर्ड है, नॉट ओके, बिकॉज इट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड। सो ये आपको ध्यान रखना है। तो 1 और 2 यानी ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, तो सारे पॉइंट हमने कर लिए, बस ध्यान रखना इंडियन वाला एंडेंजर्ड है, चाइनीज वाला क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ठीक है। सो अभी जितना भी था, हमने जितने भी इन तारीख के क्वेश्चन आंसर थे, एमसीक्यू थे, वो हमने कर लिए। तो ये इनिशिएटिव आपका ऐसे चलता रहेगा, प्लीज इसे ज्वाइन रखें। सो दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पे पीडीएफ और अदर थिंग पा जाएंगे आप। और दिस इज माय कोड ALOKYT टू गेट 10% डिस्काउंट ऑन ऑल अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, ठीक है। चाहे वो आपका आइकॉनिक क्यों ना हो, चाहे वो आपका प्लस क्यों ना हो, किसी भी वैल्यू का, ओके। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर एंड लेट्स क्रैक इट, ठीक है। चलो।